गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने कक्षा 9 का पहला पाठ पढ़ा था, भारत की स्थिति और आकार। तो आपने देखा था कि भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत अक्षांश और विस्तार रेखाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री आपने 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पड़ा था 67 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार। आज आप पढ़ोगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को 5 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है, उसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन करोगे। पहला भौतिक विस्तार है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा थार का मरुस्थल और 5वां द्वीप समूह। ये आपने महत्वपूर्ण पढ़ा। अब इसको आप विस्तार से देखोगे। अब आप इनको विस्तार से देखते हैं कि जैसे भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्रीय निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों के से भली भांति परिचित। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप ये सोच सकते हैं, ये सोच रहे होंगे कि ये विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषता तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बन गया कि भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो आपकी बुक के अनुसार पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह, यानी 5 महत्वपूर्ण भौतिक विभाग आ गए। पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी प्रदेश और द्वीप समूह। अब आपके दिमाग में आ गया कि इन भू आकृतियों की संरचना और इनका निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आप देखेंगे, आपने देखा कि यहां विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है। संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग हमने ताजमहल में किया था। किसमें किया था? ताजमहल में। कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, इनका सीमेंट बनाने में इनका उपयोग होता है। तो ये हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मर्दा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मर्दा विभिन्न प्रकार की सेलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा? इनमें से कुछ अधिकतर विविधताएं सेलों के निर्माण में विभिन्नताओं के कारण होती है। यानी विभिन्न सेल हैं। सेल आपने पढ़ी कठोर, उदाहरण संगमरमर, मुलायम, सेल खड़ी, इनके बारे में आपने जानकारी। तो इनमें विविधताएं क्यों आती है? इनके आकार, इनके रंग के अंदर परिवर्तन या विविधताएं क्यों आती है, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। कारण क्या? इनमें विभिन्नता के भारत एक विशाल भूभाग है। पहली बात, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके ऊंचावच को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रिया जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण,
वर्तमान में ऊंचावचों का निर्माण था, संशोधन हुआ। यानी आज जो भारत का स्वरूप आप देख रहे हैं या पृथ्वी का जो स्वरूप देख रहे हैं उसको बनने में लाखों वर्ष लगे और निक्षेपण, अपर्दन और अपक्षय के द्वारा या भूगर्भिक हलचलों के माध्यम से इन भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। तो इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि कुछ परमाणु पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने, यानी भूगोल की जानकारी प्राप्त करने वाले या पृथ्वी का वर्णन करने वाले जो ज्ञाता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। उनके इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या उन्होंने कोशिश की है। इस तरह एक सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में एक सर्वमान्य सिद्धांत है, उसका नाम है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी परिपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। पृथ्वी का जो ऊपरी भूभाग है, जैसे ये पृथ्वी गोल है, जिसका ये ऊपरी भाग है, ऊपरी जो भाग है वो ऊपरी परिपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ऊपरी सतह प्लेटों की गति के कारण, इन प्लेटों की गति के कारण क्या होता है, प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होता है। यानी 7 व अन्य कुछ पट्टियों से मिलकर ये परपट्टी बनी हुई है। अब क्या होता है, इन प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, दबाव, जिसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों के कारण ये भूगर्भिक जो संरचनाएं हैं या पृथ्वी पर जो आकृतियां बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप हिमालय पर्वत का उदाहरण देख सकते हैं। हिमालय पर्वत का उदाहरण देख सकते हैं आप, उत्तर का विशाल मैदान का उदाहरण देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का आप उदाहरण देख सकते हैं। ये किस कारण से होता है, बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो यानी पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इसका सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी के ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो परपट्टी है, 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है और ये प्लेटें गति करती रहती हैं। तो प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों के दबाव के कारण क्या होता है, बलन होता है, भ्रंशीकरण होता है, ज्वालामुखीय उद्गार होता है। इस कारण भू आकृतियों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसमें दे रखा है, आप देखिए, प्लेटों की विभिन्न गतियां। एक होती है रूपांतरित परिसीमा। रूपांतरित परिसीमा आपने देखा होगा कि किस प्रकार आग्नेय अवसादी चट्टानें जो अपने रूप व आकार में परिवर्तन करके एक नई चट्टानों का निर्माण कर लेती है, उसको रूपांतरण परिसीमा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्लेट है वो किस प्रकार से गति कर रही है, अब इस चित्र के माध्यम से आप देखिए। प्लेट 3 प्रकार से गति कर रही है। प्लेट 3 प्रकार से गति कर रही है। पहली गति, इसको कहते हैं अभिसारी परिसीमा। जब प्लेट जब एक दूसरे के नजदीक आती है, आपस में नजदीक आती है, उसको कहते हैं अभिसारी परिसीमा। प्लेट बिल्कुल ये एक दूसरे से सटी हुई है, यानी नजदीक आना,
उसको कहते हैं अभिसारी परिसीमा। एक होती है आपका अपसारी परिसीमा। अपसारी परिसीमा का अर्थ है कि प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, उसको कहते हैं अपसारी परिसीमा। क्या कहते हैं? अपसारी परिसीमा। और एक होता है रूपांतरित परिसीमा, जब प्लेटें एक दूसरे के बराबर समांतर एक दूसरे को बिना छुए विपरीत दिशा में गति करती है। तो ये रूपांतरित परिसीमा का उदाहरण है, ये अपसारी परिसीमा है और ये अभिसारी परिसीमा। ये प्लेटों की विभिन्न गतियां हैं कि प्लेट पृथ्वी के अंदर गतियां करती हैं और इन गतियों के कारण भू आकृतियों का निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है, भू आकृतियों का निर्माण होता है। आपने देखा कि किस प्रकार से प्लेट की गति दिशा के कारण विश्व के अंदर बहुत सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे आप देख रहे हो प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी आप देखते हैं कि पहले गोंडवाना लैंड था और गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत, आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन प्लेटों में गति के कारण, प्लेटों में क्या करने का कारण? गति के कारण। जैसे आप देखते हैं ऐसे ये पृथ्वी बनी हुई है, ये पृथ्वी, और इसके अंदर प्लेट बनी हुई है इस प्रकार से, ये प्लेट है, ये क्या है? ये प्लेट है। तो भूगर्भिक हलचलों के कारण या भूगर्भिक हलचलों के कारण इनके अंदर बलन पड़ता है, ये गतियां करती हैं। तो गतियां करने के कारण बलन करता है, भ्रंशीकरण होता है और ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो क्या हुआ कि ये प्लेटें, दो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और टकराकर ये एक दूसरे से क्या होगी? दूरी बन गई। तीन प्रकार की ना, अपसारी, आपको रूपांतरित, तो ये एक दूसरे से अलग हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो अलग हो गया, एशिया महाद्वीप अलग हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग हो गया और दक्षिण महाद्वीप अलग हो गया। तो ये क्या हो रहा है? दबाव और बलन के कारण, भ्रंशीकरण के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण यूरेशियन जो प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, इस कारण इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पहले एक ही थे जो हिस्सा था गोंडवाना लैंड प्राचीन काल में, तो इनको बनने में लाखों वर्ष लग गए, इनको पृथ्वी पर अस्तित्व आने में लाखों वर्ष लग गए। तो ये आपको कुछ प्लेटों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आप देख सकते हैं, आपने पहले पढ़ा भी था, इन प्लेटों को तीन भागों में डिवाइड किया था। पहली अभिसारित परिसीमा, इनमें कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, उनको कहते हैं अभिसारित परिसीमा, आपने पढ़ा था। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, उन्हें अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। और जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी ये एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति, आकार और भूपट्टी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है, यानी अनेक भागों में विभाजित। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, ये आ गया आपके, जो हमने पहले बताया था। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। जब उत्तर दिशा की ओर गई तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित था टेथिस सागर। उसके अंदर जब अवसाद चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप, यानी टेथिस सागर के अंदर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए
चट्टान, अवसाद, धूल के कण ये जमा हो गए और कालांतर में भूगर्भिक हलचलों के कारण बलन पड़ा और बलन के परिणाम स्वरूप एक नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था हिमालय पर्वत। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्लेटें आपस में टकराकर पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसमें ये देखो आप, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। यहाँ गोंडवाना भूमि, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। यानी दक्षिण का जो भाग है उसको गोंडवाना लैंड, जिसको वर्तमान में दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और उत्तर के अंदर जो उत्तरी गोलार्ध है उसको हम अंगारा भूमि के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता था और महासागरों को पेंथालासा कहा जाता था। महासागरों को क्या कहा जाता था? पेंथालासा, और महाद्वीपों को पेंजिया। पृथ्वी के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच के अंदर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, ये आपने जाना। अब देखिए, टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो बच्चों, आपने देखा पहले भारत का जो ऊपर वाला भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसका निर्माण कैसे हुआ। बाद में आपने देखा उत्तरी मैदान, तो आपने इसको बताया था आपको टेथिस सागर के हिमालय के रूप में। टेथिस सागर आपको हमने बताया था, जैसे भारत ये स्थान है, ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड। कौन सा था? अंगारा लैंड। नीचे वाला भाग क्या था? गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या बताया था? टेथिस सागर। अब क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियां, अंगारा लैंड से बहने वाली नदियां अपने साथ बहाकर क्या लाई? अवसाद, निक्षेप। ये तो बहाकर लाई थी। अब बहाकर लाई तो इसके अंदर ये जमा हो गया, और कहा जाता है 1000 फीट की गहराई तक, 1000 फीट की गहराई तक, 1000 फीट की गहराई तक इन्होंने निक्षेप जमा कर दिया। और कालांतर में भूगर्भिक हलचलों के कारण क्या हुआ? वलन पड़ा, तो एक नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसको कहते हैं हिमालय पर्वत। तो प्रश्न बन गया, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई? तो टेथिस सागर से हुई। किससे हुई? टेथिस सागर से हुई। इसके अलावा आपने देखा टेथिस सागर से जब प्लेटें आपस में जो टकराई तो पीछे ये आपका ऊपर वाला जो अंगारा लैंड था उसको ऐसे भाग बन गया, और नीचे आपका जो गोंडवाना लैंड था वो इस प्रकार से हो गया, और यहां जगह खाली रह गई। अब कहा जाता है कि हिमालय पर्वत से जो नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां निकली, और ये इस प्रकार से था ये स्थान। ये नदियां निकली और इन नदियों ने अपने साथ जो बहाकर मिट्टी, धूल के कण, ये अवसाद वगैरह लाए, और इन खड्डों को इन्होंने भरना प्रारंभ कर दिया। तो इसको भरकर एक समतल रूप कर दिया। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार एक समतल, एक सपाट मैदान का निर्माण हुआ जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। जो आपने पहले भी पढ़ा था कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ? गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो आपने दो महत्वपूर्ण पढ़ लिया, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में आप देखेंगे,
नेक्स्ट, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिकी विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, ये गोंडवाना। इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल से बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों, चौड़ी घाटियों से बना है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम प्राचीन पठार के नाम से जानते हैं। ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ये तीनों ओर से जल से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से। और ये चट्टानों से बना है। कौन कौन से? प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसके अलावा कई अरब सागर के अंदर द्वीप बने, बंगाल की खाड़ी में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप। इसके अलावा इनके तट हैं पश्चिमी और पूर्वी तट, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि भारत को 6 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी भारत, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो बच्चों आप बताओगे 6 प्रमुख भौतिक विभाग हैं, इनके नाम ही है। परीक्षा में आता है भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखो, तब आपको ये चीज। इसके अलावा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में आपको पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको हमने बताई। अब आप देखेंगे कि पहला जो भाग है हिमालय पर्वत। आप इसके अंदर देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से कि भारत के सबसे पहले आप हिमालय पर्वत ये भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ये भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये मानचित्र के अंदर आपको दिखा रखा है। हिमालय पर्वत ये पूरा का पूरा भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या इसको हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में भी जानते हैं। इसको आप विस्तार से देखेंगे तो भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी नवीन मोड़दार पर्वत है। इसको नवीन मोड़दार पर्वत माना जाता है। ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। पहली बात, पहला नवीन मोड़दार पर्वत है। ये पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर लंबी, यानी इसका टोटल जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। एक अर्धवर्त का निर्माण करते। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी चौड़ाई
आप ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई में आप 150 से 400 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यानी कश्मीर के अंदर 400 और अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, 150 किलोमीटर है हिमालय पर्वत। तो आपने 4 बात पढ़ी हिमालय पर्वत की। नवीन मोरदार पर्वत, ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैली हुई है, दूसरी बात। तीसरी, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौथी बात, इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर। 150 किधर है, अरुणाचल प्रदेश में, और 400 जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर में मिलेगी। ये इसके बाद में आप देखेंगे कि इसके बाद में आप देखेंगे कि पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब है हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सबसे उत्तरी भाग को महान या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। पहला महान या आंतरिक हिमालय, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये इसकी ऊंचाई है 6000 मीटर। इस हिमालय के सभी मुख्य शिखर अब कौन से हैं, वृहत हिमालय में या महान हिमालय के अंदर। महान हिमालय के अंदर सबसे जो ऊंची पर्वत शिखर है उनके नाम दे रखे हैं। देखिए आप, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंट, ये नेपाल में 8848। इसके बाद में कंचनजंगा, ये भारत में है 8598। मकालू नेपाल में है 8481। यानी ये प्रमुख पर्वत शिखर जो वृहत हिमालय में स्थित है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये सारे के सारे वृहत हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यानी ये भाग किससे बना है, क्रोड ग्रेनाइट से बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानिय यानी हिम की नदियां, बर्फ की नदियों, इसके अंदर इनका उद्गम होता है। बर्फ की नदियों में क्या, बर्फ की जो नदियां हैं इनका उद्गम होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि हिमालय पर्वत की श्रेणियां के बारे में आप पढ़ेंगे। ये पूरा दे रखा है इसमें। इस मानचित्र के अंदर आपको भारत के जो टोटल 6 भौतिक विभाग है उनके बारे में, ये जो भाग दे रखा है, ये पूरा का पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ये पूरा का पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इसके अलावा आप देखें, ये इधर वाला भाग पूरा है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है, ये आपके उत्तरी मैदानी भाग है, पूरी है। ये आपका दक्षिण का पठार है, ये आपका दक्षिण का पठार है। इसके अलावा ये आपके द्वीप समूह है, ये आपके द्वीप समूह है। अब आपके आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये तो आपका पश्चिमी तट है और ये वाला आपका पूर्वी तट है। यानी तटीय मैदान हो गया, द्वीप समूह हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, थार का मरुस्थल हो गया और उत्तर का विशाल मैदान हो गया और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया। इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया भारत के प्रमुख भौतिक विभाग। कल हम विस्तार से भारत के जो भौतिक विभाग है उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।